हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शिक्षा। जो ये हमारी आज सीरीज है वो करंट अफेयर्स कैप्सूल की सेकंड पार्ट ये जो है। और अगर आप अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बेसिकली इस सीरीज में हम क्या करते हैं, पूरे साल 2019 से लेकर 20 तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे आपके, इंडियन एक्सप्रेस हो गया था, हिंदू हो गया और पीआईबी हो गया, और जो अदर वेबसाइट है तो उनको हम कवर करते हैं क्योंकि उनके काफी चांस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो फिर आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पहला पार्ट आप उसका देख लेना। देखिए, जो पहला टॉपिक इसका है वो है इक्विप प्रोजेक्ट। बेसिकली ये है क्या, ये जो आपका एमएचआरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट या एक प्लान फाइनलाइज किया था। 5 साल के लिए वो प्लान किया था। किस नाम से किया था, उसको टाइटल दिया था इक्विप, मतलब एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। इसमें था क्या, देखिए इसमें था ये कि पहले क्या होता था कि जो पॉलिसी कुछ और बनती थी, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती तो उसमें बहुत ही ज्यादा गैप दिखता था कि टारगेट कुछ और सेटअप कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन किया तो कुछ और निकला। तो उसको ब्रिज करने के लिए, उस गैप को खत्म करने के लिए इसके ये लाया गया था इक्विप प्रोजेक्ट। इसमें क्या था कि जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम होगा उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाएगा 5 साल के अंदर। तो गोल क्या था, आइए उस गोल के बारे में बात करते हैं। देखिए गोल क्या था, गोल ये था कि जो भी आपका जीआर होता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब हायर एजुकेशन में जैसे यूजी के बाद क्या होता था, आपका ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन में बहुत ही कम लोग जाते थे, तो उसको जो एनरोलमेंट करा जाएगा उसको डबल करने की कोशिश करी जाएगी। दूसरा क्या है कि जो भी आपका ज्योग्राफिकली और सोशली बैकवर्ड एरिया होगा तो वहां पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वरीयता दी जाएगी ताकि वहां पे भी लगाया जा सके। और क्या था, जो इंडिया होगा उसको प्रमोट किया जाएगा ग्लोबली स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पर। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन होगी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड तक की अपग्रेड करी जाएगी। और फिर चौथा पॉइंट क्या था इसका गोल, कि मिनिमम 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो होंगे आपके इंडिया के, वो लगभग जो आपकी टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में होगी उसमें रैंक कराने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो और बात करते हैं क्या था, पांचवा पॉइंट इसका क्या था, जो भी इसको में आपका जो रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम था। बेसिकली इसकी हम बात करें तो हायर एजुकेशन में होता क्या था, ज्यादातर अभी थ्योरी होती है, तो उसमें जो इनोवेशन और रिसर्च की बात करी जा रही थी उसको और भी ज्यादा प्रमोट करा जा रहा था कि ताकि इंडिया की ये जो पोजीशन हो सके वो टॉप 3 कंट्रीज में हो सके इन टर्म्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन। तो एक ये था। अब छठवीं अगर इसकी बात करें तो इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म की लाने की बात कर रहे थे। तो अब आइए इसके 7th पॉइंट की बात करते हैं। होता क्या था, इसकी एक्रेडिटेशन की थी, बात करी गई थी जितने भी इंस्टीट्यूशन है। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करी जा सके। क्योंकि सिर्फ इंस्टीट्यूशन बनाने से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि उसमें अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो उसके एक्रेडिटेशन की बात करी गई है इसमें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसकी जो है डबल करने की बात करी गई। होता क्या है, अब देखिए हायर एजुकेशन में जो है एडमिशन तो ले लिया, 1 साल दिला दिया, 2 साल दिला दिया, लेकिन अगर उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं बनता। आने वाले टाइम में लोग जो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाएंगे, तो उसको भी डबल करने की बात करी गई है। उसके बाद क्या है, जो इम्प्रूव करे गए आपकी टेक्नोलॉजी जो है, और पेडागोगी जो मेथड है। पेडागोगी क्या होता है, बेसिकली आपका मेथड होता है टीचिंग का, टीचिंग प्रैक्टिसेस का, तो उसको इम्प्रूव करने की बात करेगी। और टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने की बात, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, और आपका जो टेली एजुकेशन एक तरह से हो गया, उसको यूज करने की बात करी गई है। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है हायर एजुकेशन में फिलहाल बहुत कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए गोल सेट करा गया है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनसीपीसीआर। अब देखिए है क्या, ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये क्या होता है, ये बहुत न्यूज में रहता है पॉक्सको एक्ट के वजह से। तो उसमें हम बात करते हैं पहले ये बनाई कब गई थी। देखिए मार्च 2007 में बनाई गई थी। किसके अंडर में, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर में ये बनाई गई थी। अब किसके अंडर में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। और ये देखिए, ये जो आपके चाइल्ड डिफाइन करते हैं, ये 0 से 18 एज तक के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको ये चाइल्ड मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो 0 से 18 कई जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उसमें ही 16 साल तक का लिया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको आप याद रखिएगा कि 18 साल तक के बच्चों को ये चाइल्ड मानते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो ई बॉक्स की बात करेंगे, इसको ध्यान देना। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करोगे तो वहां पे ये वाली इमेज दिखेगी, ये जो ई बॉक्स है इस पे आप क्लिक करोगे तो कंप्लेंट के लिए खुल जाती है। अब सवाल क्या इसमें आता है, देखिए
सवाल इसमें ये पूछ सकते हैं, जो ई बॉक्स होता है पॉक्सको एक्ट के अंदर में, तो ये आपका जो है चाइल्ड के लिए होता है या चाइल्ड कंप्लेंट के लिए। ये किसी भी तरह की आप चाइल्ड कंप्लेंट इस पे ई बॉक्स पे कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर वुमेन्स और गर्ल्स की बात करें, जैसे उनके लिए सी बॉक्स बनाया गया था, ताकि जो वर्क प्लेस में जो हैरेसमेंट होता है उसको रोकने के लिए। तो वैसे बच्चों के लिए, चाइल्ड्स के लिए ये ई बॉक्स बनाया गया। तो ये चीज आप दोनों याद रखिएगा, ई बॉक्स और सी बॉक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनका काम क्या बनाया क्यों गया था। ये बेसिकली हुआ जाता है, जो कमीशन जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसको इंश्योर करती है। कौन से इम्प्लीमेंटेशन, जो भी लॉज हो गए, पॉलिसीज हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, और आपकी जो यूएन कन्वेंशन जो साइन हुआ था ह्यूमन ये आपका चाइल्ड राइट्स के लिए, इनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसको ये मॉनिटर करता है। तो ये आपका एनसीपीसीआर हो गया। देखिए, अब कुछ एथनिक कम्युनिटीज की बात कर लेते हैं जो लगातार न्यूज में रही हैं, क्योंकि ये आपकी पूछी जा सकती है। आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, या सीडीएस का हो, या एनडीए हो, ये आपकी मैच द फॉलोइंग भी पूछी जा सकती हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये आप देखिए, जैसे म्यांमार की और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्या, ये काफी न्यूज में रहती है, ये आपको पता ही होगा रोहिंग्या या कहाँ के हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। वैसे ही सीरिया में एक कम्युनिटी जो है कुर्द, ये काफी वहां पे न्यूज में रहती है। और उसके बाद अगर इराक की बात करें तो बेदौन हो गया और फाइली कुर्द हो गया, तो ये आपकी इराक से बिलोंग करती है। और कुवैत की बात करें तो बेदौइन ट्राइब जो होगी, तो ये आपकी कुवैत से। और सहारिया एथनिक ग्रुप्स, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, ये न्यूज में क्यों थी, ये जानने लायक है। देखिए, न्यूज में इसलिए थी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे यहाँ माल न्यूट्रिशन की वजह से, हंगर की वजह से, यहाँ के जो ये सहारिया ट्राइब्स के जो बच्चे थे उनकी डेथ हुई थी पिछले साल। तो ये उसको लेके ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करे गए थे वहां की गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये ट्राइब जो थी, एथनिक ग्रुप जो है, न्यूज में थी। तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करते हैं ये आपकी थाईलैंड में। थाईलैंड में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ये याहो हो गया, हमनोंग हो गया, और कैरेन और से जिप्सीज हो गए। ये आपकी जितनी भी ट्राइब्स है आपके थाईलैंड में पाई जाती हैं। और ये रियांग ट्राइब और ब्रू ट्राइब, ये त्रिपुरा और मिजोरम में पाई जाती हैं। ये भी काफी न्यूज में था, क्योंकि इनको भी वोटिंग राइट्स दिए गए हैं वहां पे स्टेट्स में। अब बात करते हैं चकमट पीपल। देखिए, ये क्यों था न्यूज में, ये आपकी जो था बांग्लादेश का जो चिटगोंग हिल रीजन है वहां पे पाई जाती है। तो ये आपका मिजोरम हो गया, इंडिया में मिजोरम में, और ये जो सी बॉर्डर करते हैं आपका चिटगोंग हिल बांग्लादेश की, तो इन दो कंट्रीज में पाई जाती है। और ये बांग्लादेश के लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। तो ये आपको याद रखनी है कुछ एथनिक कम्युनिटीज। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है आई बिलोंग कैंपेन। देखिए, ये आप इमेज देखिए, यहां से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्लियर हो जाएंगी, देखिए आई बिलोंग जो कैंपेन है किस लिए लाया गया था, इसका जो मेन रीजन था, ये देखिए, ये लाइन समझिए आप, कि लगभग 10 मिलियन लोग जो है पूरे वर्ल्ड में, उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, वो पूरी तरह से स्टेटलेस हैं। अब उससे होता क्या है, देखिए, जब किसी भी चीज, किसी भी इंसान की कोई नेशनैलिटी नहीं होती है, तो वो एक तरह के लायबिलिटी बन जाती है जिस कंट्रीज में वो स्टे कर रहे होते हैं। और लायबिलिटी किसी को भी पसंद नहीं होती, तो उनके ना कोई ह्यूमन राइट्स होते हैं, ना ही उनके कोई पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ना ही कोई इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। तो इस वजह से ये कैंपेन लॉन्च किया गया था यूएनएचसीआर द्वारा, ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा 2014 में, तो 2014 में क्यों किया गया था, कि स्टेट्स की और सिविल सोसाइटी जो भी आपकी हो गई और यूएन एजेंसीज हो गई, उनकी मदद से ये एंड करा जाए, जो स्टेटलेसनेस है उसको खत्म किया जाए आने वाले 10 साल में। ठीक है, जो जिस वजह से ये स्टेटलेस जो हो जाते हैं, उस जो सिचुएशंस होती हैं, रीजंस होते हैं, उनको खत्म किया जाए, और कोई भी आने वाले फ्यूचर में केसेस ना हो। तो जो टाइम पीरियड लिया गया था वो क्या लिया गया है, 10 साल का। तो यानी कब तक, 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी 2024 में इनको खत्म करना था स्टेटलेसनेस। और ये देखिए, ये लाइन पढ़िए जरा, एवरीवन हैज द राइट टू बिलोंग। तो ये इनका मोटो था और इसलिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कि कैसे खत्म करेंगे, थ्रू लीगल एडवोकेसी, अवेयरनेस कैंपेन से, और गवर्नमेंट की मदद से, और वहां की जो सिविल सोसाइटीज की मदद से ये चीज करने वाले थे। अब बात करते हैं ल्यूनर इवैक्यूएशन सिस्टम क्या है। देखिए, ये इसकी इमेज है, इस पर बात करते हैं अभी। 2024 में क्या हुआ, नासा का ही मून में मिशन जा रहा था, ह्यूमन मिशन। तो वहां पे इस डिवाइस का यूज करने की बात कर रहे थे। क्या था इसका मतलब, लीसा, ल्यूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली। ये था कि यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मिशन जो होगा मून पे जाएगा वो नासा का होगा, लेकिन जो ये लीसा सिस्टम है जो बनाया वो ईएसए ने बनाया, किसने, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए सिस्टम क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप है। तो ये है कि जब मून पे जाते हैं, देखिए ग्रेविटी की वहां बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो उससे होता है क्या, अगर इन केस अगर वहां का जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको कोई भी इंजरी हो जाती है,
तो उसको लाने में प्रॉब्लम होती, तो उसका जो कलीग होगा वहां पर, साथी जो होगा एस्ट्रोनॉट का, वो इस पिरामिड स्ट्रक्चर में उसको आराम से ला सकता है बांध के, जिस तरह से दिखाया गया इमेज में। तो ये किस मिशन में यूज होगा, इसमें जानने लायक बस इतना ही था। नासा का जो मून मिशन होगा वहां पे, और बनाया किसने, ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, वो बताई दिया आपको कैसे लिफ्ट करेगा, और 10 मिनट के अंदर ही उसको अपनी जगह पे ला सकते हैं। देखिए अब ये बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस, जो टॉपिक है ये क्यों न्यूज में था। हुआ ये था कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वहां पे जो जस्टिस एस एन शुक्ला करके जो थे, वो ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो हुआ क्या था कि उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उन्होंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, और ये कहा था कि जो जस्टिस एस एन शुक्ला है उनके रिमूवल के लिए मोशन जो है इनिशिएट किया जाए। तो अब बात जो करते हैं, मेन जो है टॉपिक हमें ये पढ़ना है कि जज को कैसे रिमूव करा जा सकता है और किन किन प्रोविजंस के अंदर रिमूव कर सकते हैं। देखिए जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, ये दो के अंदर ही प्रोविजन दिए गए हैं जज को रिमूव करने के लिए। अब बात करते हैं कैसे रिमूव करते हैं। देखिए अगर कोई भी मोशन इम्पीचमेंट का एड्रेस करना हुआ, तो ये आपका प्रेसिडेंट को जब दिया जाएगा, तो कम से कम जो 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा के साइन करके देंगे, तभी वो मोशन एड्रेस करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये डिलीवर करा जाएगा फिर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब मोशन इन्वेस्टिगेट जो करा जाता है, उस कमेटी जो बनाई जाती है उसमें 3 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कोई भी एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। ठीक, उसके बाद जब भी अगर ये कमेटी फाउंड गिल्टी, जज जो होता है गिल्टी फाउंड हो जाता है मिसबिहेवियर का, तो होता क्या है, तो जो रिपोर्ट होती है वो आपकी हाउसेज में, जहां पे वो मोशन जो होता है मूव करा जाता है, वहां पे आपकी रिपोर्ट सौंप दी जाती है फर्दर इंक्वायरीज के लिए। अब देखिए ये किस मेजोरिटी के साथ रिमूव किए जाते हैं वो जानने लायक है। यहाँ पे गलती कर सकते हैं, कोई भी जज होगा उसको, आपको जो मेजोरिटी जो ली जाएगी रिमूवल के लिए, वो 2/3 ली जाएगी। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके लोकसभा में 90 लोग हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 2/3 उसका क्या होगा, उसका 2/3 जो होगा वो होगा लगभग 60 लोग। तो 60 लोग अगर जब उसको साइन करेंगे मोशन को रिमूवल का 90 में से, तभी आपका जज जो है रिमूव करा जाएगा। तो ये आपको 2/3 जो है ये आपको जानना है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। देखिए जो भी आपका जज होगा, चाहे हायर जुडिशरी का हो, जैसे कि आपका चीफ जस्टिस हो गए और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए और एनी स्टेट हाई कोर्ट हो गए, तो वो जो भी रिमूव करा जाएगा वो इसी आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर ही रिमूव करा जाएगा। और जिस लिए वो रिमूव करा जाएगा वो आपकी यही ग्राउंड है, जैसे कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और ये जो ग्राउंड है इसी पे ही आपको रिमूव कर सकते हैं। और देखिए जो पार्लियामेंट है उसको पावर दी गई है कि वो कोई भी प्रोसीजर होगा इन्वेस्टिगेशन का और प्रूफ, जिससे वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव कर सके, उसको रेगुलेट करने का जो पावर दिया गया है वो पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, और वो क्या होता है, जो जज भी आपको रिमूव करा जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑर्डर से ही करा जाएगा रिमूव। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ आपको चाहिए हो तो स्टडी शिक्षा का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप ले सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू आज का लेक्चर देखने के लिए।